नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने पकड़ी रफ्तार। रोज करेंगे 5 रैलियां और 20 दिन में 100 से ज्यादा वर्चुअल रैली करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसके बाद बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल आ सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमण और बिहार को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला, कहा कुछ नहीं कर रही सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी को राजनीतिक महामारी। जी हां दोस्तों, भाजपा को राजनीतिक महामारी बताया यहां पर ममता बनर्जी ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ममता बनर्जी की बात का समर्थन करते हैं कि भाजपा राजनीतिक महामारी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव में राहुल गांधी का तेज अवतार, रोज करेंगे 5 रैलियां, 20 दिन में 100 से ज्यादा वर्चुअल रैली की तैयारी। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग संकेत दे चुका है कि उसका बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार का खाका तैयार कर लिया है। राहुल गांधी बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में वर्चुअल रैली करेंगे। कांग्रेस की योजना है कि सितंबर के पहले हफ्ते से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाए। कांग्रेस बिहार चुनाव के दौरान करीब 100 वर्चुअल रैली करेगी, जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी अजय कपूर ने सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कांग्रेस पूरे राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित कराएगी। पार्टी ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन नाम दिया है। ये वर्चुअल रैलियां 1 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन को संबोधित करने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए अजय कपूर ने बताया कि रैली में दिल्ली से 2 नेता, 5 राज्य स्तरीय और जिला से 10 नेता रैली को संबोधित करेंगे। इसकी शुरुआत बेतिया जिले से होगी। इससे लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी मिस कॉल कैंपेन चलाएगी। सीटों की संख्या पर अजय कपूर ने कहा कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला हाईकमांड करेगा। राहुल गांधी जी स्वयं रुचि ले रहे हैं। हम एक सम्मानजनक संख्या पर चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला, कहा कुछ नहीं कर रही राज्य सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बाढ़ और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर नजर रखने के लिए राजनीतिक दलों की कमेटी बनाने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनी। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना की जांच प्रतिदिन 1 लाख हो या 2 लाख, पॉजिटिव रिपोर्ट 2 से 2,500 ही आते हैं। इसका क्या मतलब है? राजधानी पटना में राजद ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि मैंने पहल की तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार एक्टिव हुई, लेकिन गोपालगंज में हुए हत्याकांड पर अभी तक क्यों कुछ नहीं किया गया? रामाश्रय सिंह कुशवाहा और जेपी यादव की पत्नी को कब न्याय मिलेगा? आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के बीच बन गई बात तो एक मंच पर दिखेंगे कन्हैया तेजस्वी। राजद और वाम दलों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई और सीपीएम राजद के साथ दोस्ती करने को इच्छुक है। इसके लिए दोनों दलों के नेताओं ने शुक्रवार को एक बार फिर राजद कार्यालय जाकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की। राजद कार्यालय से बाहर निकलने के बाद राम नरेश पांडे एवं अवधेश कुमार ने कहा कि सारी बात हो गई है, हम लोग ने अपनी बात रख दी है, अब अगले दौर की वार्ता में सभी चीज फाइनल हो जाएगी। क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर होंगे? इस सवाल पर सीपीआई के राज्य सचिव ने कहा कि दोनों नौजवान हैं। जब सीपीआई महागठबंधन में साथ होंगे तो कन्हैया तेजस्वी भी मंच पर साथ होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का केंद्र पर बड़ा हमला, बीजेपी को राजनीतिक महामारी बताया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। छात्रों की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए ममता ने भाजपा को एक राजनीतिक महामारी कहा और 2021 के चुनावों में इसे हराने के लिए राज्य का आह्वान किया। उन्होंने जेईई और नीट परीक्षाओं के मुद्दे पर केंद्र के रुख को जिद्दी करार दिया। दूसरी ओर भाजपा ने ममता पर पलटवार किया और उन्हें छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति न करने की सलाह दी। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की छात्र परिषद की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हर किसी को धमकी देने में व्यस्त है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। युवाओं और छात्रों को भाजपा की राजनीतिक महामारी से लड़ना होगा। भाजपा काले कानूनों का उपयोग करके विपक्षी दलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार
सरकार जेईई और नीट परीक्षा आयोजित करने पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस अड़ियल रवैये के कारण छात्रों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा था। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले छात्र कोरोना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार यह नहीं समझती है। छात्रों की मांग के बावजूद केंद्र सरकार परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने जेईई और नीट परीक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के मन की बात सुनने के बजाय प्रचार करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार को इस मामले में अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए और छात्रों और अभिभावकों की मांगों पर गौर करना चाहिए और छात्रों को कोरोना संकट से बचाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं के फायदे और नुकसान पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के शिक्षा मंत्री से दुर्गा पूजा से पहले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की संभावनाओं पर गौर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों पर विचार करेंगे। ममता ने कहा कि हम किसी परीक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन महामारी के दौरान छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिंदू पर नहीं मिलता लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से जवाब मांगा। इन सभी मंत्रालयों को 6 सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा घोषित नहीं किया गया है। याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने संबंधी 2004 के कानून की धारा 2 की वैधता को भी चुनौती दी गई है। मौलिक अधिकारों का हनन याचिका में कहा गया है कि असली अल्पसंख्यकों को इस लाभ से वंचित करने और इनके लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ मनमाने तथा अनुचित तरीके से बहुसंख्यक लोगों में वितरित करने से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूल मास्टर शराबियों की गिनती करेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे, सुरजेवाला का सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शराब नीति को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने एक ट्वीट में लिखा है कि हरियाणा में अब स्कूल मास्टर ही शराबियों की गिनती करेंगे। सुरजेवाला ने सरकार से पूछा है कि जब स्कूल मास्टरों को यह काम दिया जाएगा तो वे बच्चों को कब पढ़ाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, यही है भाजपा जजपा का बैंड बाजा। अब स्कूल मास्टर 40 शराबियों की गिनती करेंगे, मास्टर ही शराबियों व नशेड़ियों की सूची बनाएंगे, तो फिर बच्चों को कब पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में करनाल जिले में जारी एक सरकारी पत्र का हवाला दिया है जो जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा अधिकारी एक हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट दें और बताएं कि हर ब्लॉक में कितने लोग, छात्र या स्टाफ मेंबर ड्रग एडिक्ट हैं या शराबी हैं। इनकी गिनती के लिए स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर से मदद लेने का निर्देश दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने इस निर्देश पर हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए पूछा है कि जब स्कूल मास्टर शराबियों की गिनती करेंगे तो वे बच्चों को कब पढ़ाएंगे। इससे पहले शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा में खुलेआम शराब घोटाला हुआ और औने पौने दामों पर बेहिसाब शराब की बिक्री की गई। सुरजेवाला ने इसके लिए भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के साथ वाम दलों की डील फाइनल, तेजस्वी के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, वक्त कम है, इसलिए राजनीतिक दलों में बेचैनी ज्यादा है। सियासत की हर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। पूर्व सीएम मांझी को महागठबंधन छोड़ने पर मजबूर करने वाले आरजेडी को वाम दलों के रूप में नया साथी मिल गया है। वाम दलों में भी तेजस्वी से हर डील फाइनल कर लेने की बेचैनी साफ दिख रही है। हालांकि वाम दलों के नेताओं की मुलाकात तेजस्वी से नहीं हुई है। वाम दलों के नेता 3 दिन में 2 बार आरजेडी दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं। आज भी सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और सीपीएम नेता अवधेश कुमार और संजय यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की है। वाम दलों के नेताओं ने कहा कि यह ठीक है कि पहले वे विरोध में थे, लेकिन अब 243 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ खड़े हैं। वाम दलों के नेताओं ने दावा किया कि कन्हैया तेजस्वी यादव के लिए पूरे बिहार चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले
पहले भी वाम दलों के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद यह दावा किया था कि वाम दल महागठबंधन के साथ है। हालांकि सीटों को लेकर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के मंत्री से बहुत नाराज हैं लोग, बहन ने भी दी वोट नहीं देने की धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो जनप्रतिनिधि वोट लेकर अपने मतदाताओं को भूल जाते हैं, उन्हें 5 साल पर एक बार उन्हीं के दरवाजे पर एक बार हाजिरी लगानी पड़ती, फिर जनता उनसे उनके काम का हिसाब मांगती है। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों की नाराजगी और जनप्रतिनिधियों की फजीहत की कई खबर सामने आती रही है। 5 सालों में जनता की सुध नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों में बिहार सरकार के एक मंत्री का नाम भी शुमार है। बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को लेकर एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ रही है। मंत्री जी पूर्णिया के बनमनखी से विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव है महाराजगंज। मंत्री जी की इकलौती बहन का ससुराल इसी गांव में है। गांव के लोगों का आरोप है कि मंत्री जी इस गांव में भी कभी झांकने नहीं आए। यहां के लोग अपने स्थानीय विधायक और मंत्री कृष्ण कुमार से बहुत नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि नीतीश के मंत्री 5 साल में सिर्फ 2-3 बार ही यहां पहुंचे हैं। हालांकि उनकी बहन लोगों के आरोपों को गलत बताती है। वे कहती हैं कि आरोप लगाने वाले विरोधी हैं। हम अपने भाई के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट देते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति महासम्मेलन से कांग्रेस का होगा चुनावी आगाज, पार्टी की पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनाव का शंखनाद बिहार क्रांति महासम्मेलन से करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बात की घोषणा पार्टी के बिहार प्रभारी सचिव अजय कपूर ने की है। शुक्रवार को प्रभारी सचिव अजय कपूर ने बिहार क्रांति महासम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक की। अजय कपूर ने बताया कि 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 100 वर्चुअल सम्मेलन पार्टी करने जा रही है। सभी जिलों में सम्मेलन होगा। पहले फेज में उत्तर बिहार के 19 जिलों में 44 वर्चुअल सम्मेलन करने की तैयारी है। अजय कपूर ने बताया कि सम्मेलन के दौरान दिल्ली से 2 नेता वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सदाकत आश्रम से 4 से 5 नेता जुड़ेंगे, जबकि जिलों से 10 नेताओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की भी वर्चुअल रैली होगी। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस चुनाव में कांग्रेस के ही समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस इस बार चुनाव में पिछली बार से काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में कांग्रेस को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। लोगों में वर्तमान एनडीए सरकार के खिलाफ काफी रोष है, इसलिए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बोली पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी पार्टी, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर के बीच पार्टी सभी जिलों में 100 बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी नेता राहुल गांधी 5 लाख लोगों की वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब की बार पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी और चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार बाढ़ या कोरोना सभी में पूरी तरह फेल रही है। अब लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास करे, लोगों के हितों की रक्षा करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। कहा कि सीट बंटवारे का फैसला भी जल्द हो जाएगा। हाईकमान स्तर पर उसकी बातचीत चल रही है। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलनों के संबंध में कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि रैली में दिल्ली से 2 नेता, 5 राज्य स्तरीय नेता और उस जिले के 10 नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इन रैलियों की शुरुआत बेतिया जिले से होगी। इससे जोड़ने के लिए पार्टी मिस कॉल कैंपेन चलाएगी। इस दौरान सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और कार्यवाहक अध्यक्ष समीर सिंह मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। SC/ST कोटा के अंदर सब कोटा पर फैसले से बिहार चुनाव से पहले गर्मा सकती है राजनीति। जी हां दोस्तों, 5 साल पहले बिहार 2015 विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने पूरे उफान पर था। बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी और चुनावी फिजा एनडीए के पक्ष में नजर आ रही थी, जबकि विपक्षी खेमे में आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ खड़े थे। चुनावी सरगर्मी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा को लेकर बयान दिया, जिसे लालू यादव ने फटाफट लपका और सियासी फिजा को बदल कर रख दिया था। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 2015 में आरक्षण खत्म कर दिए जाने का बिहार में ऐसा माहौल बनाया कि मोदी लहर काम नहीं आ सकी। अब एक बार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विभिन्न उपजातियों में विभाजित कर आरक्षण के कोटे में उपकोटे की व्यवस्था करने के फैसले से बिहार चुनाव से पहले सियासत गर्मा सकती है। आरक्षण का कोटा दर कोटा करने का प्लान दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा, निचले स्तर तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के इरादे से राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और पिछड़े वर्ग के भीतर भी उपवर्ग बना सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि आरक्षण का लाभ लगातार वही ले रहे हैं जो ऊपर उठ चुके हैं और जो नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल कर चुके हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 338, 341, 342 और 342A की व्यापक जनहित में व्याख्या करने का वक्त आ गया है। इनकी व्याख्या कर इंदिरा साहनी और अन्य फैसलों की बाध्यकारी नज़ीरों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के पीठ की इस टिप्पणी से SC/ST आरक्षण में OBC की तरह से क्रीमी लेयर लागू होने का दरवाजा खुल सकता है। हालांकि SC/ST के आरक्षण में केंद्र सरकार क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है और ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर 7 जजों की संवैधानिक बेंच का गठन किया है, जिसके बाद सियासी तापमान गर्मा सकता है। कोर्ट के पास कोई ऐसा आंकड़ा है? दलित चिंतक और JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह बात कह रहा है। क्या उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे यह साबित होता हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुछ जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है? वो दलितों के बीच समानता को लेकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के साथ दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात नहीं करते हैं। वह कहते हैं यह टिप्पणी बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच है, जहाँ जाति आधारित राजनीति होती रही है। नीतीश कुमार बिहार में दलित समुदाय को पहले ही दलित और महादलित में बांटकर राजनीति कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला है। श्याम रजक, उदय नारायण और रमा रमाई जैसे दलित नेता JDU से अलग होकर RJD के खाते में आ गए हैं। वहीं NDA खेमे में रामविलास पासवान हैं, जो बिहार के दलितों में डोमिनेटिंग जाति है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दोहरी तलवार पर चलने जैसा है। इससे दलित समुदाय की नाराजगी बढ़ सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुदर्शन न्यूज का नौकरशाही जिहाद शो हाई कोर्ट ने रोका। जामिया वालों को जिहादी बता किया था UPSC स्कैम का दावा। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिसके हाल ही में जारी प्रोमो में दावा किया गया था चैनल सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में आज रात 8 बजे प्रसारित होना था। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व और मौजूदा छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, सुदर्शन टीवी और उसके प्रधान संपादक सुरेश चौहान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को सूचीबद्ध की है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम का मकसद जामिया मिलिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदायों को बदनाम करना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्मला के एक्ट ऑफ गॉड पर राहुल का वार। नोटबंदी, GST, लॉकडाउन से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के राजस्व का भी खस्ता हाल है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अर्थव्यवस्था के सामने आई कोविड-19 की चुनौती को एक्ट ऑफ गॉड करार दिया। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था इन 3 बड़े कारणों की वजह से तबाह हुई है: नोटबंदी, GST और फेल लॉकडाउन। इसके अलावा जो भी कहा जा रहा है वो झूठ है। राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था के मसले पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। गौरतलब है कि GST काउंसिल की बैठक में राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के सामने GST कलेक्शन का मसला उठाया गया था। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी ने GST कलेक्शन पर काफी बुरा असर डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के रूप में सामने आए असाधारण एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अर्थव्यवस्था के विकास की दर सिकुड़ सकती है। निर्मला सीतारमण को इस बयान के कारण ट्रोल भी किया गया था। निर्मला के इसी बयान पर बवाल मच गया और विपक्ष की ओर से उन्हें घेरा गया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से भी उन पर तंज कसा गया। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यह पता चला है कि कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड है। इस बारे में जल्द ही यह वीडियो जारी करेंगे। इसके बाद स्वामी ने वह वीडियो भी जारी किया जिसमें निर्मला सीतारमण कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बता रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका। विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य TMC में शामिल, कहा वापसी को लेकर खुश हूं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई को उस समय झटका लगा जब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भगवा दल में शामिल हुए वरिष्ठ नेता एवं विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य शुक्रवार को दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 2016 में भट्टाचार्य विष्णुपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे और उसी साल जुलाई में
वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया था। वर्ष 2019 में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद भट्टाचार्य भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि एक साल के भीतर ही वह दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।